हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैसे होता है और हेनरी फेयोल की हमने थ्योरी को स्टडी किया था, किस तरीके से हेनरी फेयोल ने इतने सारे प्रिंसिपल्स डेवलप किए थे, राइट। और उसके अंदर हमने 5 प्रिंसिपल को डिस्कस किया था, यूएसए और सिस्टर का एसआई, राइट। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप उसको समझ लें, उसको देख लें, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप कैसे हुए और ये यूएसए और सिस्टर क्या होता है, राइट। अगर आपने देख लिया है तो हम आगे चलते हैं। सिस्टर का जो एस है, आइए स्क्रीन पर देखते हैं। अगला प्रिंसिपल हमारा स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल प्रिंसिपल है, ये छठा प्रिंसिपल हेनरी फेयोल ने दिया। इस प्रिंसिपल का क्या मतलब है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। हेनरी फेयोल का कहना था कि जितना भी हो सके, मतलब जिस हद तक हो सके, हमें अपने एम्प्लॉइज को ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के नहीं जाने देना चाहिए। मतलब कि उनको बांध के रख लें या कुंडी लगा दे, मां से ताला लगा दे, भाई तेरे को हम जाने नहीं देंगे। नहीं, ऐसा नहीं। हेनरी फेयोल का यह कहना था कि जितना भी हो सके आप अपने एम्प्लॉइज को रोक कर रखो, यानी कि उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट दो, ऐसी पोजीशन दो, ऐसा काम दो कि वो आपको जल्दी से जल्दी छोड़ के ना जाए। वैसे तो एम्प्लॉइज के छोड़ने के बड़े सारे कारण हो सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आप ये कोशिश करो कि वो छोड़ के ना जाए तो आप बहुत सारे कारणों को रोक सकते हो। इससे फायदा क्या होगा, देखो, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, देयर शुड बी स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ द एम्प्लॉइज सो दैट वर्क कंटिन्यूज एफिशिएंटली। भाई आप किसी को कैसे रोकोगे, उसको अच्छा एनवायरनमेंट दे करके, अच्छे रिम्यूनरेशन दे करके, है ना। तो ये रोकना बहुत जरूरी होता है और इसके रोकने के बहुत सारे फायदे होते हैं। इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। पर्सनल मतलब कर्मचारी, ये पर्सनल नहीं है, व्यक्तिगत। एक होता है पर्सनल, PERSONAL, वो होता है व्यक्तिगत। यहां पर हम बात कर रहे हैं पर्सनल, यानी कि हमारे कर्मचारियों की, कि हमें उनको स्टेबल करना चाहिए, जितना भी हो सके हम उनको स्टेबल करें, स्टेबिलिटी लाए। इससे फायदा क्या होगा, देखो, कोई भी एम्प्लॉय जितना पुराना होता जाता है उसका कॉन्फिडेंस उतना बढ़ता जाता है ना। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, एक एम्प्लॉय 5 साल से 10 साल से काम कर रहा है, उसका उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जो कॉन्फिडेंस होगा वो ज्यादा होगा बजाय उसके जो 2 महीने पहले आया है। एग्री ना, मानते हो इस बात को ना। डन। तो पहला फायदा क्या हुआ बेटा, इंक्रीज इन कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉइज का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दूसरा, इंक्रीज द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। भैया कंपनी की रेपुटेशन भी बढ़ती है। कैसे रेपुटेशन बढ़ती है, जहां पर लोग पुराने होते हैं वहां स्टेबिलिटी होती है, वहां पर लगता है कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया है, क्योंकि यहां पर लोग जल्दी से छोड़ के नहीं जाते। भाई ऑर्गेनाइजेशन में फायदे होंगे, ऑर्गेनाइजेशन अच्छी होगी तभी तो लोग छोड़ के नहीं जाते ना। चलो मैं आपको एक बात बताता हूं, आप कभी भी जब जॉब पे जाओगे ना, कभी भी जॉब करोगे, आपकी जो पहली जॉब होगी उसका पहला दिन होगा, पहली जॉब पहला दिन, आप जब ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे और जो पहला पर्सन आपको मिलेगा ना, कभी सोचा आपका क्वेश्चन क्या होगा उसके सामने। मान लो पहली जॉब पहला दिन, आप ऑर्गेनाइजेशन में गए जहां पर आपकी जॉब लगी है और पहला पर्सन आपको मिलता है, तो आपका पहला प्रश्न क्या होगा पता है। मेरा जो प्रश्न था वो ये था कि सर आप यहां पर कब से हो, और मोस्टली यही क्वेश्चन आपका भी होगा। पता है क्यों, क्योंकि एम्प्लॉय जब भी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है तो वो ऐसे पर्सन को ढूंढने की कोशिश करता है जो वहां पर पुराना हो, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में काफी चीजें पता चल सके कि बॉस टाइट तो नहीं है, छुट्टी कैसी ली जाती है, काम कैसा है, यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसा है। नया आदमी तो बता नहीं पाएगा।
इसीलिए मान लो आप ऑर्गेनाइजेशन में गए और वहां पर आपने पहला क्वेश्चन पूछा, भैया आप यहां पर कब से हो? और वो कहता है जी मैं तो 10 साल से हूं। अच्छा 10 साल से हो, कैसी ऑर्गेनाइजेशन है ये? तो लगा बहुत बढ़िया है, तभी तो मैं 10 साल से यहां पर टिका हुआ हूं। आपने दूसरे पर्सन से भी पूछ लिया ऐसे, भैया आप कब से हो? बोलता जी मैं तो तब से जब ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई थी। अच्छा तब से काम कर रहे हो आप, क्या बात है। आपने तीसरे पर्सन से पूछा भाई तुम कब से हो? कहता है 6 साल हो गए मेरे को, पहली जॉब थी यहीं पर आकर टिक गया, मैं तो कहीं गया ही नहीं। अब आप सोचो कि आपका कंपनी के प्रति क्या रिएक्शन होगा। सोचो अगर आपको ऐसे 3 लोग मिल गए जो आपको ऐसी बात बोलेंगे तो आपका रिएक्शन क्या होगा? यार कंपनी तो बहुत बढ़िया है, जो भी आता है या रुक जाता है यार, इसका मतलब लोग छोड़ के नहीं जाते। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे भी मेहनत करनी होगी इस ऑर्गेनाइजेशन में। अब देखो ये प्रिंसिपल कितना काम आया, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। अब आपका जो कॉन्फिडेंस है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति वो बढ़ जाएगा, राइट। अब इसका रिवर्स सोचो, आप ऑर्गेनाइजेशन में गए, पहले दिन आपने पहले पर्सन से पहला क्वेश्चन पूछा, भैया आप कब से हो? बोलते हैं 2 महीने हुए अभी आए हुए मेरे को यहां पर। तो अच्छा 2 महीने हुए हैं, आप उससे कुछ नहीं पूछोगे क्योंकि वो भी आप ही की तरह होगा, नया नवेला है ना। आपने दूसरे से पूछा, भैया आप कब से हो यहां पर? बोलता है जी बस 4 महीने हुए मेरे को। तो आपने कहा यहाँ कोई पुराना भी है? नहीं जी हम सारे, कोई 4 महीने कोई 6 महीने पुराना है। आपने पूछा ऑर्गेनाइजेशन कितनी पुरानी है भाई? बोलता जी ऑर्गेनाइजेशन तो हमारी 10 साल पुरानी है, लेकिन लोग सारे नए हैं, तो पुराने कहां गए? इसका मतलब क्या हुआ कि लोग यहां से छोड़ छोड़ के भागते हैं। तो आपके मन में छूटते पता क्या ख्याल आएगा? बेटा अगली नौकरी की तैयारी अभी से कर ले, कोई पता नहीं है ऑर्गेनाइजेशन कब लात मार दे या मुझे ही छोड़ के जाना पड़ जाए। सोचो आएगा ना रिएक्शन आपके माइंड में। जहां पर लोग नए होंगे वहां पर आपके माइंड में यही रिएक्शन आएगा कि कहीं ऐसा ना हो मुझे ही लात पड़ जाए और मुझे छोड़ के जाना पड़ जाए। बात समझ आई? आगे समझ। इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी। अब आप सोचो कि आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो तो लोगों को रोकने के बहुत सारे फायदे हैं। पहला तो ये कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कंपनी की रेपुटेशन बढ़ती है, और उससे बड़ा फायदा कि जब लोग छोड़ के नहीं जाएंगे तो आपको नए लोगों की जरूरत कम पड़ेगी, और जहां पर नए लोगों की जरूरत ज्यादा पड़ती है वहां पर ट्रेनिंग के खर्चे बढ़ जाते हैं माय डियर, क्योंकि पुराने लोग तो धीरे 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 अपने आप ट्रेंड होते रहते हैं और नए पर्सन को ट्रेनिंग देनी पड़ती है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जहां पर बहुत सारे लोगों को छोड़ के जाना पड़ता है तो नए लोग आएंगे, नए लोगों की ट्रेनिंग का खर्चा बढ़ेगा, है ना। तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल प्रिंसिपल को फॉलो करने से सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका ट्रेनिंग पे जो खर्चा है वो बच जाएगा, कम हो जाएगा, रेपुटेशन भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयज का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अब आता है नेगेटिव फैक्टर्स पे। अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते या अगर करते हो तो कोई नेगेटिव पॉइंट भी आ सकता है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला, गुड वर्कर्स लीव द कंपनी। अगर आप कैपेबल हो, अगर आप इंटेलिजेंट हो, अगर आप कॉन्फिडेंट हो और आप ऐसी जगह पर जॉब में चले गए जहां पर लोग नहीं टिकते, ऑर्गेनाइजेशन निकाल देती है, ये लोग छोड़ के भाग जाते हैं, तो सबसे पहले आप छोड़ के भागोगे। क्यों? क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस है। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना बड़ा नुकसान, जहां पर लोग नहीं टिक पाते वहां पर अच्छे लोग फटाफट छोड़ के भाग जाते हैं, बोलते हैं कंपनी लात मारे, इससे पहले भाई खुद ही छोड़ के चले जाओ। गुड वर्कर्स लीव द कंपनी। हैवी रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग एक्सपेंसेस। बार बार रिक्रूट करोगे, भाई लोग ऐसे तो है नहीं कि लाइन लगा के खड़े, आपने उठाया कंपनी में डाल दिया। और आपको ये समझ में आएगा रिक्रूटमेंट सिलेक्शन भी एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। इसको हम स्टाफिंग चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि रिक्रूटमेंट क्या होता है। मैं आपको यहां समझा दूं, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज, यानी कि ऐसे पर्सन को ढूंढना जो वैसी ही जॉब ढूंढना चाह रहा है जैसा कि आप ऑफर करना चाहते हो।
आपके पास कोई वैकेंसी है और उस पर्सन को ढूंढना जो वैसी ही जॉब के लिए घूम रहा है, उसको रिक्रूटमेंट कहा जाता है। अगर आपको अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए कोई पर्सन चाहिए तो आप सेल्स पर्सन थोड़ी ढूंढोगे, आप अकाउंटेंट ढूंढोगे ना। तो ऐसे पर्सन को ढूंढना जो अकाउंटेंट की जॉब के लिए घूम रहा है, उस प्रोसेस को रिक्रूटमेंट कहते हैं और उस पे खर्चा आपका बढ़ जाएगा। और मान लो वो सिलेक्ट हो गया तो उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसका खर्चा भी बढ़ जाएगा। तो दूसरा नेगेटिव फैक्टर। तीसरा, डिक्लाइन इन द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। ऐसी कंपनी अपनी रेपुटेशन खो देती है, ऐसी कंपनी अपनी रेपुटेशन खो देती है जिसके अंदर लोग जल्दी जल्दी छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। बात समझ आई? इसलिए सबसे बढ़िया प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। अब आप लोगों को रोकोगे कैसे? उनको बेस्ट एनवायरनमेंट दे करके, उनके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको क्लियर करके, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको कोऑर्डिनेट करके, टारगेट्स दे करके, है ना, उनको इंक्रीज करके, रेम्यूनरेशन बढ़ा करके। तो किसी भी तरीके से आप उनको एनवायरनमेंट दो। द पर्पस इज मेक देम स्टेबल इन योर ऑर्गेनाइजेशन। और हेनरी फ्योल का इस पर सबसे ज्यादा फोकस था। दिस इज कॉल्ड स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। इज दैट क्लियर? गुड। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल पे, जिसका नाम है इक्विटी प्रिंसिपल। ये इक्विटी प्रिंसिपल क्या कहता है? According to this principle, the managers should treat their subordinate as fairly as possible so that they develop a feeling of dedication for their work. There should not be any discrimination on the basis of gender, caste, region, religion, language, etc. ध्यान से समझो, हेनरी फ्योल का ये फोकस था, वो ये कहना चाहते थे managers should be treated as fairly as possible। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है as fairly as possible। जितना हो सके उतना फेयरली ट्रीट करो, जितना हो सके। बात को समझो। There should not be any discrimination on the basis of, यानी कि आप एम्प्लॉइज में, सबऑर्डिनेट्स में कोई भी भेदभाव नहीं करोगे इन बेसिस पर। किस बेस पर? जेंडर के बेस पर, कि ये मेल है, ये फीमेल है भाई, तो फीमेल को भैया काम नहीं देना, ये फीमेल काम नहीं कर सकता, आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ये शेड्यूल कास्ट है, ये दूसरी कास्ट का है, नहीं भैया इसको काम नहीं देना। रिलीजियन के बेस पर हम बात करें, कोई भी रिलीजियन है उसके बेस पर आप उसको फर्क कर रहे हो। रीजन के बेस पर फर्क कर रहे हो कि इस छोटे शहर से आया है, ये उस शहर से, अच्छा ये उस शहर का बंदा है, नहीं भाई ये छोटे शहर के बंदे, इनको समझ नहीं आती हमारी बातें। तो ऐसा भेदभाव नहीं करना। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, रीजन, रिलीजियन, लैंग्वेज, नेशनैलिटी, एटसेट्रा। एटसेट्रा का मतलब किसी भी बेसिस पर आपने भेदभाव नहीं करना। किससे? अपने सबऑर्डिनेट से, राइट? दूसरी बात, यू शुड ट्रीट, यानी कि मैनेजर्स शुड ट्रीट देयर सबऑर्डिनेट्स एज फेयरली एज पॉसिबल, जितना तक हो सके। इसका मतलब क्या है? अगर हेनरी फ्योल ने कहा कि आपको अपने एम्प्लॉइज को फेयरली ट्रीट करना है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि एक नालायक है और एक लायक है तो आप दोनों को इक्वली ट्रीट कर रहे हो। ऐसा भी नहीं करना। एक ईमानदार है और एक बेईमानी कर जाता है तो आप उन दोनों को इक्वली ट्रीट नहीं करोगे। क्लास में एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, मेहनत करता है, और एक बिल्कुल पढ़ के नहीं आता, तो क्या टीचर दोनों को इक्वली ट्रीट करे? नहीं। इसलिए हेनरी फ्योल का यह कहना था, दे शुड ट्रीट देयर सबऑर्डिनेट एज फेयरली एज पॉसिबल। जितना तक हो सके उतना तक आपने उनको ट्रीट करना है और आपने उनके अंदर भेदभाव नहीं करना।
इससे फायदा क्या होगा, अब ध्यान से समझो, इससे फायदा क्या होगा जी, इससे फायदा ये होगा द एम्प्लॉइज रिमेन सेटिस्फाइड। जो एम्प्लॉय होगा वो हमेशा सेटिस्फाइड रहेगा। एम्प्लॉय क्या होगा, वो हमेशा सेटिस्फाइड रहेगा। क्यों, क्योंकि आप उसको इक्वली ट्रीट कर रहे हो, एज फेयरली। देखो, जिसमें जो क्षमता है आप उसको अगर वैसा ही ट्रीट करोगे तो वो हमेशा खुश रहेगा, सेटिस्फाइड रहेगा। दूसरा फायदा, स्किल्ड एम्प्लॉइज ट्राई टू इंप्रूव अपॉन देयर स्किल्स। जो काबिल लोग होंगे, अगर आप उनको उनकी वजह से उतना ही वैल्यू दोगे जितने वो हैं, तो डेफिनेटली वो अपनी काबिलियत को और बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि आप उनको फेयरली ट्रीट कर रहे हो, आप उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हो, उनको उनकी वैल्यू दे रहे हो, राइट। स्किल्ड एम्प्लॉइज ट्राई टू इंप्रूव अपॉन देयर स्किल्स, क्रिएट्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड डिवोशन। इससे एक फायदा यह भी होता है कि भैया एक बिलोंगिंगनेस, एक डिवोशन आता है। मान लो आप जो मेहनत करते हो, आपके स्कूल के टीचर आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, वैल्यू देते हैं, आपको फेयरली ट्रीट करते हैं, तो आपको लगता है ना कि हाँ यार कितना अच्छा लग रहा है ना, आपका डिवोशन और बढ़ जाता है, आपकी जो अटैचमेंट है उस सब्जेक्ट से, उस टीचर से और बढ़ जाती है। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि जो बिलोंगिंगनेस है वो और बढ़ जाती है जब आपको फेयरली ट्रीट किया जाता है। आपका डिवोशन काम के प्रति और बढ़ जाता है जब आपको फेयरली ट्रीट किया जाता है। ये 3 फायदे हैं इस इक्विटी प्रिंसिपल को फॉलो करने के। नेगेटिव फैक्टर्स क्या हैं इसके? स्किल्ड वर्कर्स लूज कॉन्फिडेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप अपने वर्कर्स से, अपने सबऑर्डिनेट से भेदभाव कर रहे हो कि अरे तू तो भाई छोटे शहर का है, तेरी बस की बात नहीं है, तुझे समझ भी नहीं आएगा हम क्या करना चाहते हैं। अब आप क्या कर रहे हो? डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, उसके साथ डिफरेंशिएशन कर रहे हो। लैंग्वेज एक ऐसी चीज है यार, लैंग्वेज सिर्फ एक तरीका होता है अपनी बात को दूसरे तक रखने का, है ना। और सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज के बेस पर भेदभाव क्यों किया जाता है? अगर आप लैंग्वेज के बेस पर भेदभाव कर रहे हो तो उससे क्या होगा? स्किल्ड वर्कर्स का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। और अगर आपने एज फेयरली एज पॉसिबल ट्रीट नहीं किया, आपने स्किल्ड वर्कर्स को भी वैसे ही ट्रीट कर रहे हो जैसा कि अनस्किल्ड वर्कर्स है, तो भैया वो और केयरलेस हो जाएंगे, कहेंगे क्या फर्क पड़ता है, एक मेहनत करता है तो भी उसको वैसा ही ट्रीटमेंट मिलता है और एक कम मेहनत करता है तो उसको भी वैसे ही ट्रीटमेंट मिलता है। इसीलिए यहां पर जो सबसे फोकस्ड बात है वो है एज फेयरली एज पॉसिबल, जितना तक हो सके, यानी उस लिमिट के बाहर नहीं जाना। अगर एक आदमी उस तरीके से काम नहीं कर रहा जितना कि आप एक्सपेक्ट करते हो, तो भेदभाव वहां जरूरी है। अगर आप डिफरेंस नहीं करोगे तो अनस्किल्ड पर्सन स्किल्ड कैसे होगा? एक जो मेहनत नहीं करता वो मेहनत कैसे करेगा? इसलिए यहां पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है एज फेयरली एज पॉसिबल। अनस्किल्ड वर्कर्स बिकम मोर केयरलेस, वो और केयरलेस हो जाते हैं। इट क्रिएट्स डिससेटिस्फैक्शन फॉर द स्किल्ड वर्कर्स, और खासकर वो वर्कर जो मेहनती है, जो काम कर रहा है, अगर उसको उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो उसके मन में डिससेटिस्फैक्शन आ जाता है कि यार मेरी मेहनत की तो वैल्यू नहीं है। यहाँ तो जो खाली बैठता है उसको भी वो उतना ही पैसा देते हैं, वैसा ही ट्रीट करते हैं, और मैं एक्स्ट्रा मेहनत करता हूं तो भी यही होता है। तो ये नुकसान है इक्विटी प्रिंसिपल का अगर आप इसको फॉलो नहीं करते। इज दैट क्लियर? तो यहां पर आपको 2 चीजें बहुत ध्यान में रखनी है। नंबर 1, एज फेयरली एज पॉसिबल। दूसरा, there should not be any discrimination on the basis of gender, caste, religion, region, language, etc. Got it? Clear? समझ आ गया? ये 2 बातें ध्यान में रखनी है और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं। चले आगे जी।
यहां तक सब समझ में आ गया? गुड। इसको रिपीट करते रहना और आप इसको अंडरलाइन भी कर लेना। ये कीवर्ड्स आपके बहुत काम आएंगे केस स्टडी में, आइडेंटिफिकेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। अभी जब हम नेक्स्ट लेक्चर में, कमिंग लेक्चर्स में जब हम केस स्टडीज करेंगे पूरी यूनिट की, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर की, क्योंकि आपके सिलेबस में बोर्ड एग्जाम में पूरी फर्स्ट यूनिट के कंबाइन क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन में फर्स्ट चैप्टर भी पूछा जा सकता है, सेकंड भी और थर्ड भी। इसीलिए ये जो लाइंस है आपके बहुत काम आएंगी। और जिस लेक्चर में हम केस स्टडीज को डिस्कस करेंगे वहां मैं आपको दोबारा से ये ध्यान दिलाऊंगा, देखो यही वर्ड उस प्रिंसिपल में था जिसकी वजह से हम इस प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए इन कीवर्ड्स को ध्यान रखना और बार बार रिपीट करना। अगला प्रिंसिपल हमारा आता है रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज। This principle emphasizes that employees should be paid fair remuneration. एक बार पढ़ो इसको बेटा। This principle emphasizes that employees should be paid fair remuneration, which should give them at least a reasonable standard of living. हेनरी फेयोल ने ये जो गाइडलाइन दी, जिसको हम प्रिंसिपल कहते हैं रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज, इसका मतलब ये है कि हमें अपने एम्प्लॉइज को फेयर रेम्यूनरेशन देना चाहिए, यानी कि पैसा, सैलरी, पर्क्स फेयर देना चाहिए, विच शुड गिव देम एट लीस्ट अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब सर भाई यहां पर एक बात से मैं सहमत नहीं था फेयोल जी की, लेकिन उन्होंने एक वर्ड डाल करके उसको भी क्लियर कर दिया। वर्ड इज फेयर रेम्यूनरेशन और दूसरी लाइन है विच शुड गिव देम एट लीस्ट अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि आप अपने एम्प्लॉइज को उतना पे जरूर करो जिससे वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर सके। अब इस प्रिंसिपल को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपके स्कूल में दो टीचर हैं, दोनों 12th क्लास के हैं, पीजीडी कॉमर्स हैं। ठीक है, दोनों की क्वालिफिकेशन सेम है, दोनों एक ही क्लास पढ़ाते हैं और मान लो दोनों का सब्जेक्ट भी अकाउंट्स है। एक सेक्शन को एक टीचर अकाउंट्स पढ़ाता है, दूसरे को दूसरा टीचर अकाउंट्स पढ़ाता है, राइट। अब अगर मैं इस प्रिंसिपल की बात मान लूं और ये प्रिंसिपल कहता है विच शुड गिव देम एट लीस्ट अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और मैं आपसे कहूं कि एक टीचर है जो स्कूटर पर आते हैं और एक टीचर गाड़ी पर आता है, कार पे आता है, तो इसका मतलब अगर मैं इस प्रिंसिपल को फॉलो करूं तो जो टीचर कार पर आता है उसका रीजनेबल जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हाई है, क्योंकि वो कार मेंटेन करता है, उसके खर्चे ज्यादा हैं, तो हमें उसको पे भी ज्यादा करना चाहिए, है ना भाई। प्रिंसिपल कह रहा है ना, हेनरी फेयोल ने सजेस्ट किया कि आप उनको इतना पे करो कि वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सके। अब काम दोनों टीचर एक ही कर रहे हैं, लेकिन एक स्कूटर पर आ रहा है और एक कार में, तो क्या हमें जो टीचर कार पर आ रहा है उसको हमें ज्यादा पैसे देने चाहिए क्योंकि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है? बताओ, अगर आप स्कूल के प्रिंसिपल हो या स्कूल के ऑनर हो तो क्या आप दे दोगे? नहीं ना, मुझे पता था ये बोलोगे, क्यों देंगे भाई। हमें इस बात से मतलब थोड़ी कि कोई स्कूटर पे आ रहा है या कार पे आ रहा है, हमें तो काम से मतलब है। लेकिन ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप उतना पे जरूर करो कि वो रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर सके। चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दोनों सेम व्हीकल यूज करते हैं आने के लिए, ठीक है, दोनों मान लो स्कूटर पे आते हैं, क्लियर। लेकिन एक टीचर ऐसा है जिसका अपना घर है और एक टीचर ऐसा है जो किराए पर रहता है। अब जो किराए पर रहता है उसके खर्चे ज्यादा होंगे, है ना, और जिसका अपना घर है उसके खर्चे कम होंगे। तो क्या जो किराए पर रहता है हमें उसको ज्यादा पे कर देना चाहिए? भाई प्रिंसिपल तो ये कह रहा है ना, एटलीस्ट अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए आप पे करो।
क्या आप पे करोगे? मुझे पता था ये बोलोगे, नहीं सर क्यों पे करेंगे हम, वो किराए पे रहे या चाची के घर पे रहे अपने या अपने घर पे रहे, हमें उससे क्या मतलब। तो हेनरी फ्योल ने ऐसा क्यों कहा, ध्यान से समझो। हेनरी फ्योल का यह कहना नहीं था कि आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी कि उनके खर्चों के हिसाब से पे करो। उनका कहने का पर्पस ये था कि मान लो आप इंडिया की बात करते हैं, अगर आप दिल्ली में पीजीटी कॉमर्स टीचर हो और दिल्ली के हिसाब से आपके खर्चे होते हैं, तो दिल्ली में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है कंपेयर टू स्मॉल सिटीज ज्यादा है। मान लो एक टीचर पीजीटी कॉमर्स दिल्ली में पढ़ा रहा है और एक टीचर पीजीटी कॉमर्स पटियाला में पढ़ा रहा है। अब पटियाला के अंदर जो पंजाब की एक सिटी है, उसमें जो रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो स्टैंडर्ड लिविंग दिल्ली के मुकाबले खर्चे कम है। मैं ये नहीं कह रहा खर्चे सबकी सब जगह सारे खर्चे कम होंगे, बट अगर मैं नॉर्मल खर्चों की बात करूं, चाहे वो रेंट की बात कर लो आप, मान लो रेंट दिल्ली का हाई है प्रॉपर्टी का एज कंपेयर टू पटियाला, राइट। चीजें पटियाला में कंपैरेटिवली सस्ती होंगी दिल्ली से, ट्रांसपोर्टेशन भी सस्ता हो सकता है वहां पे, है ना। तो वो रीजनेबल स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम होगा। और यही अगर मुंबई चले जाएं हम, तो मुंबई में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है यानी खर्चे हैं वो दिल्ली से भी ज्यादा है। तो आप इतना तो उनको पे करो कि वो जहां पर रहते हैं उस स्टैंडर्ड को वो मेंटेन कर सके, नंबर 1। नंबर 2, यहां पर हेनरी फ्योल का कहने का पर्पस ये था कि मान लो आपका स्कूल दिल्ली में है और आपके यहां पर 12th क्लास में पीजीटी कॉमर्स का टीचर है, तो ये जो वर्ड है रीजनेबल, ये कैसे फाइंड आउट होगा? क्या आप उस रीजनेबल को निकालने के लिए चेक करोगे कि वो स्कूटर पे आता है, कार पे आता है, उसका घर अपना है या किराए पर है, वो शादीशुदा है या बच्चों वाला है, क्योंकि जिसके बच्चे होंगे उसके खर्चे भी ज्यादा होंगे। हंसी आ गई। अरे भैया सीधी सी बात ही है, हेनरी फ्योल का कहने का पर्पस सिर्फ ये था कि आपको क्या करना है, आप ये चेक करो कि जिस लोकेलिटी में स्कूल है उसके आसपास जो स्कूल हैं और उन स्कूलों में 12th क्लास पीजीटी कॉमर्स टीचर को जो सैलरी दी जाती है आप उसके मुकाबले सैलरी दो। दैट वुड बी कॉल्ड रीजनेबल। बात समझ आई? दैट वुड बी कॉल्ड रीजनेबल कि आप अपने टीचर को जो सैलरी देना चाहते हो तो चेक करो, मान लो आपके आसपास के 4 स्कूलों में 12th क्लास पीजीटी कॉमर्स को 50,000 रुपये पर मंथ मिलता है, तो आप भी उसको यानी कि अपने टीचर को उसी के मुकाबले सैलरी दो। हाँ, फर्क हो सकता है कि वो स्कूल बहुत बड़ा है तो सैलरी हाई है, आपका स्कूल थोड़ा छोटा है तो आप सैलरी को 50 की जगह 45 कर सकते हो, 45 कर सकते हो, है ना। कुछ बेसिस पर आप डिफरेंस कर सकते हो। ये नहीं है कि वो 50 दे रहे तो 50 आप ही दो, दैट वुड बी रीजनेबल। वो आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो, बट दैट वुड बी कॉल्ड रीजनेबल अमाउंट। और हेनरी फ्योल का कहने का पर्पस भी यही था, एम्प्लॉइज शुड बी पेड फेयर रेम्युनरेशन which should give them at least a reasonable standard of living। आपको वो रेम्युनरेशन पे करना चाहिए फेयर, फेयर मतलब फेयर यानी कि वो अपने रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर सके। इससे फायदा क्या होगा? नंबर 1, पॉजिटिव फैक्टर्स, इंक्रीज इन द एंकरेजमेंट एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज। देखो, जब आदमी कोई भी काम करता है और उसको ये पता चल जाए कि मुझे मेरा रीजनेबल अमाउंट मिल रहा है, जितना मुझे मिलना चाहिए उतना पैसा मुझे मिल रहा है, तो उसका जो एंकरेजमेंट है वो एंकरेज होता है और आगे बढ़ने के लिए, और उसका सेटिस्फेक्शन जो है वो बढ़ जाता है। दूसरा पॉजिटिव फायदा जो फैक्टर है, स्पिरिट ऑफ डेडिकेशन इंप्रूव्स। देखो, डेफिनेटली कोई भी पर्सन जब काम करता है तो मनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पैसा, जो उसकी सैलरी है या उसका रेम्युनरेशन है या उसकी सर्विस का कोई भी मेहनताना है, जो पैसे हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
अगर एक आदमी जितने एफर्ट कर रहा है उसको उसके हिसाब से रेम्यूनरेशन मिल जाए तो उसका डेडिकेशन और इंप्रूव हो जाता है, उसकी मेहनत और रंग लेकर आती है। अगर एक एम्प्लॉय को ये सेटिस्फेक्शन हो जाए या ये मन में आ जाए कि मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं मुझे उससे कम मिल रहा है, तो बिलीव मी धीरे धीरे उसका डेडिकेशन कम होता चला जाएगा। तीसरा, डिक्लाइन इन द लेबर टर्नओवर रेट। ये लेबर टर्नओवर रेट क्या होती है पहले तो ये बता दें आपको। लेबर टर्नओवर रेट का मतलब है लोगों का आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने का जो रेट है उसको लेबर टर्नओवर रेट कहा जाता है। कितने लोग आपके छोड़ के जाते हैं, कितने आते हैं, कितने जाते हैं, कितने आते हैं, उसको हम बोलते हैं लेबर टर्नओवर रेट। अगर आप फेयर रेम्यूनरेशन नहीं दे रहे तो आपका लेबर टर्नओवर रेट बढ़ जाएगा, यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो एग्जिट द्वार है वहां से लोग ज्यादा बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा लोग छोड़ना शुरू कर देंगे। समझ आ गई बात? इसको बोलते हैं डिक्लाइन इन द लेबर टर्नओवर रेट। अगर आप उसको फेयर रेम्यूनरेशन दोगे तो जो लेबर टर्नओवर रेट है वो कम हो जाएगा, यानी कि अब लोग आपको कम छोड़ के जाएंगे। देखो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाते हैं, उसमें 99% जो रीजन होता है ना, 99% वो सिर्फ रेम्यूनरेशन होता है और कुछ नहीं होता, सिर्फ रेम्यूनरेशन। 99%। यस, अगर एक आदमी काम कर रहा है और उसको प्रॉपर रेम्यूनरेशन नहीं मिल रहा तो वो नेक्स्ट ऑप्शन ढूंढेगा और कभी भी वो क्विट कर जाएगा। 1% होता है कि भाई आपको रेम्यूनरेशन भी फेयर मिल रहा है लेकिन तो भी आप जॉब छोड़ के जा रहे हो, मसलन आपका ट्रांसफर कहीं और हो गया या आपकी फैमिली कहीं और शिफ्ट हो गई या आपकी मजबूरी है किसी और सिटी में जाना और आप वो जॉब कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। लेकिन 99% जॉब छोड़ने का जो कारण होता है वो रेम्यूनरेशन होता है। अगर आप फेयर रेम्यूनरेशन दे रहे हो तो आपका जो ये लेबर टर्नओवर रेट है ये कम हो जाएगा। डिक्लाइन इन द लेबर टर्नओवर रेट, ये कम हो जाएगा। नेगेटिव फैक्टर्स क्या है इसके अंदर में? द टर्म रीजनेबल एंड स्टैंडर्ड मींस डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल। ये हमने इस एग्जांपल में डिस्कस किया। फिर नेचुरल सी बात है, जो पर्सन स्कूटर पर आ रहा है वो आपसे कहेगा भैया मुझे और पैसे दो, कार वाला कहेगा भैया मेरे तो खर्चे ज्यादा हैं तो मेरे लिए तो भैया रीजनेबल और ज्यादा है, मुझे 50 की जगह 70,000 रुपए दो। तो जो वर्ड रीजनेबल है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कोई 50,000 रुपए कमाकर महीने में भी बड़ा खुश रहता है और कोई 5 लाख रुपए कमा के भी खुश नहीं होता। कोई 50,000 रुपए कमा करके भी 20,000 रुपए सेव कर लेता है और कोई 1 लाख रुपए कमा करके भी 5,000 रुपए सेव नहीं कर सकता। सिंपल। रीजनेबल और खर्चे वेरी करते हैं, इसलिए ये जो टर्म है इसमें रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। द टर्म रीजनेबल एंड स्टैंडर्ड मीन्स डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल, और ये फाइंड आउट करना व्हाट इज रीजनेबल, इट्स ए डिफिकल्ट टास्क। दूसरा पॉइंट, व्हाट मे बी सफिशिएंट टू वन मे नॉट बी टू अनदर। एक चीज जो एक पर्सन को सफिशिएंट होती है वो हो सकता है दूसरे को सफिशिएंट ना हो, पॉसिबिलिटी है ना। What may be sufficient to one may not be to another। एक पर्सन 20,000 में खुश है और एक 30 में भी खुश नहीं है, एक 50 में खुश है, एक 70 में भी खुश नहीं है। तो ये एक नेगेटिव फैक्टर है जो इस प्रिंसिपल से रिलेट करता है। तीसरा जो नेगेटिव फैक्टर्स है वो है एफर्ट्स आर मोर कोरिलेटेड टू व्हाट हैज बीन पेड। व्हाट हैज बीन पेड मतलब हमारे जो एफर्ट्स होते हैं वो बहुत बार इस बात से रिलेट करते हैं कि हमें मिल क्या रहा है। मान लो मैं आपको बोलूं कि एक काम को करने के आपको 20,000 रुपए मिलेंगे, एक ही दिन का काम है, तो भाई साहब उस एक दिन के अंदर आपकी भूख प्यास भी खत्म हो जाएगी। आपको पता है एक दिन काम करना और एक ही दिन काम करने के 20,000 रुपए मिल रहे हैं, आपको बोलूंगा ना एक टांग पे खड़े होकर काम करना तो वो भी करने के लिए तैयार हो जाओगे। क्यों? व्हाट हैज बीन पेड।
लेकिन मैं बोलूं कि आपको 1 महीना काम करना है और 20,000 रुपए मिलेंगे, तो वहां पर वो जो एफर्ट्स आप एक दिन में लगा रहे थे, बिल्कुल नीचे आ जाएंगे वो, क्योंकि आपको पता है वो 20,000 रुपया 1 महीने में मिलना है, यानी पूरे महीना मेहनत करोगे तो 20,000 रुपए मिलेंगे। बात समझ आई? एफर्ट्स आर मोर कोरिलेटेड टू व्हाट हैज बीन पेड। तो सोच लो, आप अपने एम्प्लॉयज को जितना पे करोगे, एफर्ट्स का टारगेट भी वैसा ही होगा, कम भी और ज्यादा भी। गॉट माई पॉइंट? तो आप उसको रोक नहीं सकते हो। इसलिए ध्यान रखो कि आप जो पे करते हो उसी के हिसाब से आपको रिवर्ट भी मिलेगा, आपको उतनी ही मेहनत वापस भी मिलेगी। क्लियर हो गया रिम्यूनरेशन प्रिंसिपल? तो यहां पर हमारी सिस्टर की डेफिनेशन खत्म हुई। SISTER, ई से इक्विटी था,